नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपको लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, ये समझा सके क्यों निवेश करना जरूरी है और कैसे आप छोटी सेविंग से भी बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हर कदम पर योर मनी करता है आपकी मदद। आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल है, कोई भी परेशानी है, आप योर मनी में अपने अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स की। एग्जैक्टली एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस कैसी रहती है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की और साथ ही साथ पैसिव म्यूचुअल फंड्स की, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या रहता है, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क, यानी सब पैरामीटर्स पर एक्टिव और पैसिव फंड्स में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो बताइए हेमंत जी, एक्टिव और पैसिव फंड्स क्या मेजर डिफरेंस? जी दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम समझें कि एक्टिव और पैसिव में दोनों क्या होते हैं, तो एक्टिव फंड वो होते हैं जहां पे फंड मैनेजर फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक्टिवली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि किस स्टॉक को बाय करना है, किसको सेल करना है, किसको होल्ड करना है, किस सेक्टर में कितना एलोकेशन होगा। अगर हम पैसिव फंड्स की बात करें तो वहां पे एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है और इंडेक्स फंड का जो पैसिव फंड है उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उस इंडेक्स जिसको वो ट्रैक कर रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मिमिक करना। अब वहां पे इन्वेस्ट करने के तरीके आपके हो सकते हैं कि आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, या जो फंड ईटीएफ होते हैं उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आप किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो लार्ज कैप का यूनिवर्स है टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो जो एक्टिवली जो मैनेज फंड होगा वहां पे फंड मैनेजर के पास पूरा का पूरा यूनिवर्स अवेलेबल है। किस स्टॉक को ले, कितना वेटेज उस स्टॉक के अंदर दे, तो वो उनका डिसीजन होगा जो एक्टिवली मैनेज फंड में होगा। अगर हम इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे एक फंड हो सकता है जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, तो उसमें वही स्टॉक होंगे सारे के सारे जो निफ्टी 50 में है और एलोकेशन उतना ही होगा जितना कि हर स्टॉक का वेटेज दिया गया। फिर हो सकता है वो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करें, यानी जो बाकी के जो 50 स्टॉक्स हैं वहां पे भी वही स्टॉक्स होंगे इंडेक्स में और उतने ही एक्सपोजर होगा जितना कि वेटेज हर स्टॉक को दिया गया। तो फर्क हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कौन सा स्टॉक, कितना सेक्टर, और पैसिवली में उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि आपको इंडेक्स को ट्रैक करना है। दोनों के और फर्क को हम देखें तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी एक्टिवली मैनेज फंड का फंड मैनेजर जो है उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे बेहतर रिटर्न है, इसीलिए वो एक्टिवली फंड को मैनेज किया जाता है। जबकि अगर हम पैसिवली मैनेज फंड की बात करें तो वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उस बेंचमार्क के जो रिटर्न है वो आपको मिले। ऑफ कोर्स वहां पे कभी कभी दोनों में फर्क हो सकता है, वो फर्क मेनली होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर, जो फंड के एक्सपेंसेस के हिसाब से हो सकता है। तो अगर आपको देखना है कि कौन सा पैसिवली मैनेज फंड ज्यादा एफिशिएंट है तो आपको उस फंड की ट्रैकिंग एरर को देखना होगा। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इंडेक्स फंड में बेसिकली जो एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो जो हम बोलते हैं TER, वो कैप रहता है 1% के ऊपर। और एक्टिवली मैनेज फंड में डिपेंडिंग ऑन कितना AUM है उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। सेबी ने क्लियरली बताया गया है कि कितने AUM पे कितना आप एक्सपेंसेस दे सकते हैं और कौन से एक्सपेंसेस आप उसके अंदर चार्ज कर सकते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो क्योंकि पैसिवली मैनेज फंड में आपको पता है इन्वेस्ट करने से पहले कौन सा इंडेक्स ट्रैक हो रहा है, आपको पता है कि कौन से स्टॉक होंगे, कितना एक्सपोजर होगा। एक्टिवली मैनेज फंड में आपको नहीं पता होता, हालांकि आप फैक्टशीट में देख सकते हो कौन से फंड्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर हैं, बट वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो सकता है। तो वो एक रिस्क है। कभी कभी फंड मैनेजर का बायस भी हो सकता है, कभी कभी फंड मैनेजर के डिसीजन कभी गलत भी हो सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, दोनों का ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है, लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा अलग है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जब मार्केट की ब्रेथ बहुत नैरो होती है तो इंडेक्स फंड बेटर परफॉर्म करते हैं, स्पेशली अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं। बट अगर मैं अभी कंपेयर करूं परफॉर्मेंस पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो हम देख रहे हैं कि जो एक्टिवली मैनेज फंड जो है उनकी परफॉर्मेंस जैसे अगर निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो वो बेहतर है। लेकिन अगर हम मिड और स्मॉल के अंदर आएंगे तो अभी भी हमें लग रहा है कि जो इंडेक्स फंड है, कुछ इंडेक्स फंड वो काफी जो मिड और स्मॉल जो कैप फंड्स हैं उनसे बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आई थिंक परफॉर्मेंस डिपेंड कर रहा है अगेन मार्केट की ब्रेथ के ऊपर, किस तरह का मार्केट में सिनेरियो। बट
किसी भी इन्वेस्टर के लिए दोनों जो कैटेगरी के फंड है काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्कोप है कि आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इंडेक्सिंग करें। तो मुझे लगता है हमेशा ये चॉइस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाए एज एन इन्वेस्टर तो मुझे लगता है वो काफी बेहतर हो सकता है। तो मेजर डिफरेंस आपको समझाया गया है एक्टिव और पैसिव दोनों ही कैटेगरीज में। कैटेगरी क्या है, ये बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मेजर डिफरेंस है, लेकिन एक आइडियल स्ट्रैटेजी वही है जहां आप अपने पोर्टफोलियो में दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन रखें, कम रिस्क और ज्यादा रिस्क वाले दोनों ही कैटेगरीज। चलिए, तो ये तो बातचीत हुई एक्टिव और पैसिव फंड्स के। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। मुन्ना सिंह हमारे साथ मौजूद हैं गुवाहाटी से। मुन्ना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैं जैसा कि मैंने अपना पोर्टफोलियो दिया है मैम, उसके आधार पे 85,000 रुपये मैं सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से सिर्फ मैंने अभी 10,000 रुपये पर मंथ सिप के तौर पर जो है इन्वेस्ट किए हैं, और नया मैं 5,000 रुपये और लगाना चाहता हूँ, जिसके पर्पज से मैंने PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 250 मैक्रो कैप फंड में जो एक्ट कराने हैं, उनमें से किसी एक में मुझे एक सिप 5,000 का खोलना है, जिससे कि मैं अपना जो पीछे है 2 करोड़ रुपया 7 साल के जो है टाइम फ्रेम में मैं कर सकूं। प्रेजेंटली मैं स्टेबल गवर्नमेंट जॉब करता हूं और मेरी उम्र 47 साल की है, और मैंने अभी तक इनसे सिप करते हुए 40 लाख का पोर्टफोलियो जनरेट कर लिया है। ओके, 40 लाख का आपका पोर्टफोलियो है ऑलरेडी, और फिलहाल आपका गोल क्या है 7 इयर्स में 2 करोड़ का जो आपने मेंशन किया है? जी जी। ओके, चलिए तो क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। फंड्स जो यहाँ पर आपने मेंशन किए हैं 2 करोड़ के टारगेट्स के लिए जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, आपके पास है क्वांट का एक्टिव फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा डिजिटल, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, माइक्रो कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए, बताइए क्या राय रहेगी इनके पोर्टफोलियो पर, इनके गोल पर, कंसिडरिंग 40 लाख का ऑलरेडी एक्यूमुलेशन ये कर चुके हैं? इस बार अगर हम इनके पहले टारगेट की बात करें तो इन्होंने कहा कि इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, यानी जितना कॉर्पस उन्होंने अभी तक बनाया वो 40 लाख है, और 85,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं। 7 साल इनके जो टाइम होराइजन है, अगर ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो अपने जो टारगेट है इनका 2 करोड़ वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि उनका जो टारगेट है उसको अचीव करने में इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हम इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं कि उसमें 9 फंड है यहाँ पे। तो मुझे लगता है वहां पे स्कोप है थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने का। दूसरा, मुझे लगता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो ज्यादा एग्रेसिव है। जैसे अगर मैं इसको देखूं कि एक सेक्टर फंड है, टाटा डिजिटल फंड है यहाँ पे, जो ऑब्वियसली सेक्टर फंड होते हुए तो काफी एग्रेसिव होता है। दूसरा 2 स्मॉल कैप फंड है और एक माइक्रो कैप फंड है, और इन तीनों में करीब 30,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये 4 फंड जो है जो एग्रेसिव कैटेगरी के, उनमें ऑलमोस्ट 50% पैसा जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो कुछ चेंजेस ये कर सकते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं कुछ वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे क्वांट एक्टिव फंड है जहाँ पे 18,000 है वो कंटिन्यू कीजिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 है वो आप कंटिन्यू कीजिए। स्मॉल कैप के जो फंड्स है मुझे लगता है उससे बेहतर फंड है आपके पास, और वहां पे थोड़ा एक्सपोजर भी कम करना है तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आप देख सकते हैं, जिसमें 10,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है मिड कैप उनके पास, वहां पे थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा के आप 12,000 कर दीजिए, और बाकी 2 फंड आप ऐड कीजिए, HDFC लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, जहां पे 15,000 आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो नंबर ऑफ फंड्स हैं वो घट के 6 हो जाएंगे। जिस तरह की एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में सही होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड वो हो जाएगी, और थोड़ी एग्रेशन पोर्टफोलियो में कम होगी। तो कुछ चेंजेस मुझे लगता है अगर आप कंसीडर करें आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर। ओके, चलिए तो कुछ बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। बात करेंगे अब अगले कॉलर से, अक्षय शिंदे पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो सर, मैं अभी 4 म्यूचुअल फंड्स में, सॉरी 5 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और सभी म्यूचुअल फंड्स में मैं 2,500 इन्वेस्ट कर रहा हूँ 4 म्यूचुअल फंड में। एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा पारिक फ्लेक्सी कैप, तीसरा है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और चौथा है मेरे एसेट टैक्स फंड। सो आउट ऑफ दिस 4 फंड्स पारिक छोड़ के बाकी सब परफॉर्मेंस फंड्स, बाकी सब अकॉर्डिंग टू बाकी कंपेयर टू अदर पेयर्स लो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए?
नहीं तो अभी आपका एक्यूमुलेशन कितना कर लिया आपने इन फंड्स में? 6 लाख का। 6 लाख की राशि आप इकट्ठा कर चुके हैं। 10,000 की एसआईपी है, 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फंड्स की परफॉर्मेंस को लेकर जानना चाहते हैं, जहां भी परफॉर्मेंस खराब है क्या उनसे एग्जिट करना है या फिर बने रहना है? सवाल इनका ले लेते हैं और इस जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं फंड चॉइसेस के हिसाब से, मेरे ऐसे रियलएसएस टैक्स सेवर 2,500 रुपए महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,500 रुपए महीना, एक्सिस स्मॉल कैप में 2,500 रुपए महीना और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में भी 2,500 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। बताइए क्या सजेशन? आई थिंक यहाँ पे भी अगर पहले हम इनके टारगेट को देखें तो उन्होंने कहा कि एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो है वो 6 लाख रुपए का है और जो एसआईपी वो कर रहे हैं 12 साल का इनके पास समय है। तो मुझे लगता है इनका जो टारगेट है 1 करोड़ वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। करंट इन्वेस्टमेंट से करीब 55 लाख का कॉर्पस बनेगा, तो इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी एसआईपी का अमाउंट को बढ़ाना होगा करीब 13,000 से। तो पहली बात तो इनकी कोशिश ये होनी चाहिए, हालांकि इनके पास समय है 12 साल का, कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके जो गैप है, जितनी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं और जितनी उनको करने की जरूरत है उसको पूरा करें ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। 4 फंड है इनके पास, टोटल 10,000 की एसआईपी है, 2,500 के 4 फंड है। तो उनमें से जैसे उन्होंने खुद कहा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की परफॉर्मेंस अच्छी है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, वहां पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनली आपको मिलती है। तो मुझे लगता है ये दोनों फंड को आप मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस रीजनेबल है, मुझे लगता है इंप्रूव भी हो रही है वहां पे। तो ये 2 फंड रखिए। एएलएसएस कैटेगरी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं एग्री करता हूं कि जो करंट फंड है वहां पे आपको उस तरह की रिटर्न नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है अगर आप बंधन टैक्स सेवर को कंसीडर करें तो वो अच्छा होगा। एक्सिस स्मॉल कैप अगेन आई थिंक अगर आप उसको पीयर ग्रुप से कंपेयर करें तो उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे लगता है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप स्मॉल कैप से निकल भी जाए तो अच्छा है। उसकी जगह में अगर आप एक मल्टी कैप फंड लें जैसे कोटक मल्टी कैप, तो वो बेहतर रहेगा। आप 4 ही फंड रखेंगे, 2 आपके एग्जिस्टिंग एएलएसएस में आप बदलाव करेंगे बंधन, और एक्सिस स्मॉल की जगह पे आप कोटक मल्टी कैप फंड लेंगे, तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। और जैसे मैंने कहा गैप है 13,000 का, उसको पूरा कीजिए और जब भी डिसाइड करें आप ये अमाउंट बढ़ाने का, तो एएलएसएस को छोड़ के जो बाकी 3 फंड है उन तीनों के अंदर ये अमाउंट आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए यो मनी। आप देख रहे हैं यो मनी। आपके तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए हम पुस्तकें हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ और सवालों की, और जो एक सवाल हमें मिला है वो विक्रमजीत शर्मा ने भेजा है शिमला से ईमेल के थ्रू। 36 इयर्स इनकी एज है, 17,000 पर मंथ की इनकी एसआईपी चल रही है। फिलहाल इनके पास 4 लाख की राशि इकट्ठा हो चुकी है। 14 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। जानना चाहते हैं जो कैटेगरीज इन्होंने चुनी है वो सही है या फिर नहीं, या कुछ बदलाव करने हैं। पोर्टफोलियो इनका लेकर आते हैं स्क्रीन पर। कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी 2500 पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रो ब्लू चिप 2500 पर मंथ अगेन, देन क्वांट मिड कैप और एसबीआई मिड कैप पे 2,000 ईच पर मंथ डाल रहे हैं। साथ ही 2 फंड्स हैं, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, जहां पे 1500 ईच है पर मंथ अगेन, एंड देन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जहां पे 5,000 पर मंथ है। तो इस तरीके से टोटल 17,000 की एसआईपी है। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर हेमंत जी? आई थिंक अगर हम इनकी करंट इन्वेस्टमेंट देखें और जितना उन्होंने अक्यूमुलेट किया है और फिर इनकी जो टारगेट के हिसाब से चले, तो मुझे लगता है कि इनका जो टारगेट है 2 करोड़ का, वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। और वहां पे तो जितना अक्यूमुलेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से करीब 95 लाख, तो काफी बड़ा गैप है। और वहां तक पहुंचने के लिए इनको अपनी एसआईपी अमाउंट को 25,000 से बढ़ाना होगा। बट फॉर्चुनेटली क्या है, इनके पास समय काफी है, 14 साल का समय है, तो जितना जल्दी हो सके वो कोशिश करें कि उतनी रकम बढ़ाएं ताकि अपने जो टारगेट है वहां तक पहुंच पाए। पोर्टफोलियो में मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस ये कंसिडर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो इनके फंड्स हैं जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, वहां पे 5,000 इन्वेस्टमेंट है, वो कंटिन्यू करें। आईसीआईसीआई ब्लू चिप में अमाउंट बढ़ा के थोड़ा 3,500 कर दें, ये तो उनके 2 एग्जिस्टिंग फंड्स हैं। और क्वांट मिड कैप में अमाउंट बढ़ा के 3,500 कर दें। और एक फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ ऐड करने के लिए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, जहां पे वो 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इनके पास 4 फंड होंगे। जो अभी इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है 17,000 की, जैसा मैंने कहा कि इनको अपनी रकम 25,000 से बढ़ानी होगी, तो जब भी वो डिसाइड करें या तो फिर से अपना सवाल भेज दें या फिर प्रोपोर्शनेटली इन फंड में भी बढ़ाएं। पर मुझे लगता है कि उस समय पे शायद 1 या 2 फंड और ऐड करने की जरूरत पड़ेगी इनको। तो इनका फोकस होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट रकम को बढ़ाएं। ओके,
चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर विक्रम, और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आपको ठीक करना होगा, थोड़ा सा एलोकेशन भी बढ़ाना होगा। 2 करोड़ के लक्ष्य के लिए 17 नहीं 25,000 की SIP आपको लगेगी। बाकी फंड्स आपको बताए गए हैं। भार्गव पटेल हमारे साथ छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर मौजूद हैं। भार्गव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। ये मैडम मैंने भेजा हुआ है एक जी पोर्टफोलियो बना के, उसमें एक्चुअल 10 ईयर और 50 लाख का, तो ये क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है कि उसमें कुछ है चेंज करना है? कितना कब शुरू किया आपने ये SIP? ये जनवरी 2024 में। मतलब अभी आपने पोर्टफोलियो बनाया है 15,000 के SIP के साथ, 10 साल में 50 लाख का टारगेट है। इनके फंड्स क्विकली बता दो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, मोतियाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, क्वांट इंफ्रा, क्वांट एक्टिव, मल्टी कैप, देन HDFC बैलेंस एडवांटेज। सही में 1 से 3,000 के SIP डिफरेंट फंड्स में ये डाल रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए? जी, आई थिंक इनकी जैसा मैंने कहा कि अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है। 10 साल का इनके पास समय है, 50 लाख का इनका टारगेट है। 15,000 की जो SIP कर रहे हैं, वहां से अगर ये कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोसेस तो करीब 35 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल है इन्वेस्टमेंट में 7,000 का। बट अगेन आई थिंक इनके पास भी समय है, कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके अपनी रकम को बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो इनके पास 8 फंड्स हैं। मुझे लगता है फंड थोड़े ज्यादा है, इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। बट अच्छी बात यह है कि इनकी जो फंड सिलेक्शन वो काफी अच्छी है। जो कैटेगरी की इन्होंने फंड चुने हैं वो काफी अच्छे हैं, तो कंसोलिडेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनके जो एग्जिस्टिंग फंड है उसी में थोड़ा अमाउंट चेंज करने की जरूरत है, और फंड को घटा के अगर आप 4 तक करते हैं तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। तो आपके जो एग्जिस्टिंग फंड है उन्हीं की बात बता रहा हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, वहां पे आप 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 3,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में 5,000 और क्वांट स्मॉल कैप में 3,000। तो इस तरीके से जो आपकी एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको आप थोड़ा रीएलोकेट कीजिए, और जब भी आप अपनी रकम को बढ़ा सकें, क्योंकि आपके पास ये काफी अच्छे फंड्स हैं, 4 फंड्स, उन्हीं में आप 7,000 प्रोपोर्शनेटली जितना हमने इन्वेस्ट किया उसी प्रोपोर्शन में आप अमाउंट बढ़ा के उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फटाफट से मुझे के टॉप 4 फंड से पूछ लेते हैं। मुझे बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं? जी देखिएगा, मुझे 4 फंड देने तो मैं कहूंगा मल्टी कैप में कहूंगा मैं कोटक मल्टी कैप फंड लार्ज एंड मिड में 2 फंड्स, HDFC लार्ज एंड मिड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, और फ्लेक्सी कैप में क्वांट फ्लेक्सी कैप। इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप में कुछ और फंड्स हैं जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या फिर निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप। अगर वो आपके फंड में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अगर एक उनमें से कोई है या फिर फ्लेक्सी कैप ऐड करना चाहते हैं तो क्वांट फ्लेक्सी कैप एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ओके, कोटक मल्टी कैप, HDFC लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप, ये हैं चॉइसेस हेमंत जी की तरफ से। थैंक यू हेमंत जी, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।